हेलो स्टूडेंट्स। तो सीयूईटी में पॉलिटिकल साइंस डोमेन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इस बात की अगर कंफ्यूजन है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये तो पता होगा कि एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपके क्वेश्चंस का टाइप क्या रहने वाला है और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पिछले सालों में आए हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक बार आपको क्वेश्चंस का नेचर समझ में आ जाता है तो फिर क्या होता है कि आपको माइंड में ये रहता है, कोई भी चैप्टर पढ़ो, हाँ ये फैक्ट आ गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया, ये सारी चीजें हम कर पाते हैं। तो एक एक करके वो सारी चीजें हम समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस डोमेन में सीयूटी यूजी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो यहां पर आपके सामने मैंने वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होता है? जैसे कि कोई भी डेट हो गई, किसी का नाम हो गया, किसी देश का नाम, किसी इवेंट का नाम, या फिर कोई भी इंसिडेंट जिसके बारे में अगर आपको पता है तो वो पता है, अगर नहीं पता तो नहीं पता। अगर आपको पूछा जाए इंडियन ओशन कहाँ है, तो आपको अगर ये पता है कि इंडियन ओशन के पास कौन कौन से स्टेट्स हैं तो आप उसको बता सकते हो। अगर आपको मैं पूछूं कि अरेबियन सी के पास कौन से देश हैं, अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता। ऐसी चीजों को हम कहते हैं फैक्ट्स, जो कि आपको अगर पता है, याद है, तो आप उनको सही करेंगे, वरना आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो अब आपकी जो बुक है उसमें बहुत सारे फैक्ट्स दे रखे हैं और सभी फैक्ट्स को याद करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। वो कौन कौन से, वो हम यहां पर समझ लेते हैं। तो यहां पर आपके सामने है डेट। कोई ना कोई डेट्स आपके सामने हर चैप्टर में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, इलेक्शन की घटनाएं हो सकती है, और उसके अलावा सोशल मोमेंट में ईयर्स होते हैं, मंथ्स होता है, उनकी जो डेट है उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने चैप्टर में ये चीज क्लियर करनी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस में डेट के क्वेश्चंस आए, और उसी के अकॉर्डिंग जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ो तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स और उसके साथ में इवेंट, इशू, ये दोनों जो चीजें हैं ये आप वहां पर इंटर रिलेट करके अपनी टेबल बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, ताकि आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सको, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन उनमें से आना ही है, पिछले सालों में भी आए हैं क्वेश्चन। ओके, अब यहां पर है फुल फॉर्म्स। अब कुछ ऐसे जैसे कि आसियान क्या है, सार्क क्या है, यूएनओ क्या है, और उसके अलावा डब्ल्यूटीओ, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका फुल फॉर्म आता है। अब कुछ पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, एआईडीएमके, अब उसका फुल फॉर्म क्या है, टीएमसी, उसका फुल फॉर्म क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहां पर आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम समझा सकते हो, जिसको हम डिटेल में बता सकते हो, ओके, उसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक चित्र बना रहा हूं, आप पहचान जाइए कि ये क्या है। इसको आप देखते ही आप कहोगे ये तो चेयर है। चेयर क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। लैपटॉप बनाओ, लैपटॉप आप बनाओगे तो लैपटॉप क्या है? एक ये तो हो गई विजिबल, जो कि कॉन्सेप्ट हो गए। लेकिन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? टेररिज्म, टेररिज्म क्या है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है ना? पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये चीज क्या है, उसको आप अगर डिफाइन कर सकते हो, डेफिनेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन चीजों को भी आप अगर बता रहे हो तो आपके दिमाग में उसका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होना चाहिए। वैसे क्वेश्चंस है, आप वहां उसे कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल वहां हमारी काम आती है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे कि टेररिज्म है तो टेररिज्म को किस तरह से डिफाइन किया गया है, और कोल्ड वॉर है तो कोल्ड वॉर किसे कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा आपके सामने एनवायरमेंटल मूवमेंट है, तो एनवायरमेंटल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। उसके बाद में जो आपके क्वेश्चंस हैं इससे एक कदम आगे हैं, ये क्या है? सीक्वेंस ऑर्डर। उसके अलावा मैं जो आपके सामने यहां पर 4 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दे दिए और यहां पर पॉलिटिकल लीडर्स के नाम दे दिए। अब आपको क्या करना है? 1 2 3 4 ABCD, अब आपको इसको मिलाना है। ओके, अब यहां पर आपका क्या हो गया? आपका दिमाग यहां पर
फैक्ट्स को अरेंज करने के लिए हो गया। अब इस तरह से आपको मिला के कैसे दिखाना है, आपके सामने क्वेश्चन का आएगा Q1 का डी है, ऐसे ऐसे आपके सामने ऑप्शन आएंगे। अब उनमें से आपका अगर सही मैच अगर कोई है तो आपको उसका आंसर सही तरीके से बता देना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिससे हम कहेंगे मैच करने का। अब है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके सामने एक लाइन होगी, उसके नीचे उसका रीजन होगा, फिर हमें ये बताना होगा फॉर एग्जाम्पल कि टेररिज्म दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, और उसके नीचे एक चीज आ गई कि टेररिज्म से बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती है और पॉलिटिकल डिसऑर्डर बनता है, पॉलिटिकल ऑर्डर पर इंपैक्ट पड़ता है ना, जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इंपैक्ट होती है। तो आपने लाइन पढ़ी पहली, वो सही है क्या? सेकंड लाइन है वो भी सही है क्या? क्या पहली लाइन सेकंड लाइन एक्सप्लेन कर रही है क्या? ये चीज आती है। अब अगर कोई लाइन ऐसी है जो कि ऊपर दी हुई है वो सही भी है और नीचे वाली लाइन भी सही है, लेकिन पहली लाइन है वो टेररिज्म के बारे में बात करती है, दूसरी लाइन कहती है कि यहाँ टेररिज्म के हमले हुए, तो पहले वाली लाइन यानी कि ए का बी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ना, तो वहां पर आपके सामने ऑप्शन होगा कि ए और बी दोनों करेक्ट है बट बी ए का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो आप यहां पर ये सही करेंगे। लेकिन अगर वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो आप ए सही करेंगे। फिर यहां पर दो ऑप्शन और होंगे कि यहां पर ए सही है बी गलत है, या फिर बी सही है ए गलत है। इस तरह के ऑप्शन के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अपनी बुक में से कैसे पढ़ना है वो चीज आपको यहां समझनी बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, यहां पर बताता हूं मैं, 1 और 2, 3 और 4। एक ऑप्शन में आपके कुछ लाइन लिख दी जिसमें लिख दिया कि नर्मदा बचाओ मोमेंट है वो इस समय हुआ था, उसका लीडर ये था और इस मोमेंट की मांगे थी, ओके, और ये मोमेंट इतना चला था। अब इनमें से कोई लाइन गलत भी हो सकती है और कोई सही भी हो सकती है। अब कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको पहचानना है। फिर यहां आपके सामने ऑप्शन आएगा 1 2 3 सही है, 1 और 2 सही है, केवल 4 सही है, या फिर सारे सही हैं। आपके सामने अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको वहां पर गलत और सही निकालना होता है। ये चीजें कैसे तैयार होगी? ये चीजें आपकी अच्छे से उन चैप्टर्स की जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, अभी हम अगले वीडियोस में आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, वहां आप देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो उस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि वो मेजर एरियाज कौन से हैं जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक में से पूछे जाते हैं। ओके, आपकी एक बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे और दूसरी है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया पे। अब उन बुक्स में आपके चैप्टर्स हैं वो कुल मिलाकर है 19 चैप्टर। ओके, अब 19 चैप्टर्स में आपके सामने बहुत सारे पेजेस हैं और उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। कौन सी चीज पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, ये चीज अगर आपको पता लग जाती है तो फिर आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, अब हम इस दोनों बुक में से हमें ये चीजें पढ़नी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके सामने। अब जो पहली बुक है उसकी हम बात करते हैं तो आपके सामने इंटरनेशनल हिस्टोरिकल इवेंट्स आएंगे। कौन से इवेंट्स हो गए? कोल्ड वॉर हो गया, ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया? वियतनाम वॉर हो गई। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे कि ये जो दूसरी और जो रशिया और यूएस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये क्वेश्चन है। टेररिस्ट अटैक्स कब कब हुए और टेररिज्म के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आप अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिलेटेड, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक है, तो उसमें आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। फिर यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो मैंने अभी बात कही कि क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आसियान है, तो आसियान क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी बैठक फर्स्ट बैठक कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, डेट्स वगैरह वो जो मैंने बताई ना वो चीजें, और यहाँ पर मैं आपको एरिया बता रहा हूँ क्वेश्चंस का। फिर आते हैं वार, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रीटी, ऑपरेशन, है ना, मेजर ऑपरेशन जो हुआ था, है ना, जो भी जो एक जैसे यूएस से बड़े ऑपरेशन चलाते हैं अलग अलग देश में। ओके, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको घटनाओं के रूप में, इवेंट के रूप में आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके साथ में आपके ग्लोबल इश्यू जैसे टेररिज्म हो गया, एनवायरमेंटल क्राइसिस हो गया, उसके अलावा आपका जो जैसे कि फाइनेंशियल जो आपका मतलब ये मैनेजमेंट होता है पूरी दुनिया में, पॉलिटिकल इकोनॉमी, उस पर क्या क्या और क्वेश्चंस हैं, क्या डिबेट चल रही है, ये आपकी लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उनमें दे रखी चीजें हैं। तो उनको भी आपको अच्छे से करना है। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहां से आते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया की।
तो पॉलिटिक्स इन इंडिया में आपको प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, सीएम्स, ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। आपको इन टेबल्स को याद कर ही लेना चाहिए क्योंकि आपके इस बुक में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दे रखी है। तो ये तो सिंपल चीज हो गई कि भाई ये तो आना ही चाहिए। उसके बाद में आपका इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, है ना, कांग्रेस सिस्टम क्या है, और उसके बाद में आपके पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी बनी, कौन से लीडर थे, है ना, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, किससे एसोसिएट करती है, कौन से बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट उन्होंने चलाए, ये सारी चीजें आती है। ओके, उसके बाद में कौन से स्टेट में कौन सी पार्टी एक्टिव है, स्टेट पार्टी कौन सी है, नेशनल पार्टी कौन सी है ना, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद में हमारे आता है नेशनल इश्यूज, राष्ट्रीय मुद्दे कौन से हैं, जैसे 370 है, उस पर चैप्टर आ रखा है। उसके अलावा रिवर से रिलेटेड ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसके अलावा आपका पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो सकती है, रीजनल एस्पिरेशन, और लिंग्विस्टिक इश्यूज हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो हिस्ट्री में दे रखी है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है कि अलग अपना सेपरेट स्टेट की डिमांड होती है, वो अलग अलग जगह उठाई गई, कब बना, कैसे बना, कौन कौन से लीडर थे, है ना, ये सारी चीजों के सीक्वेंस आपको आने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑर्डर में भी आ सकते हैं, जो मैंने पिछली बार आपको बताए थे। ओके, फिर है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चंस हैं, आपका इंडिया की वॉर कहाँ कहाँ हुई, किस देश से उसका कैसा रिलेशन है, और जो मेजर ऑपरेशन है वो किस तरह से इंडिया के बाहर भी चले हैं और इंडिया के अंदर चले हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सोशल मूवमेंट्स की। सोशल मूवमेंट्स में जैसे मैंने बताया नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। उसके अलावा आपका जो इमरजेंसी रिलेटेड कुछ और आंदोलन थे जो कि चले थे उस समय, है ना, सेपरेट स्टेट की जो डिमांड थी उस पर भी मूवमेंट चले, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। और फिर यहाँ पे करंट इशू, अभी जो बड़े मेजर इश्यूज हैं जो अभी के टाइम में चल रहे हैं, उन पर भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके चैप्टर्स में दे रखे हैं। तो आपको एरिया पता लग गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है उस चीज की। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस है वो अच्छे से डिटेल्ड लिखना है। डिटेल्ड सिलेबस का मतलब क्या होगा, सर चैप्टर के नेम नहीं लिखने हैं, चैप्टर्स के अंदर छोटी हेडिंग्स दे रखी है। जैसे चैप्टर 1 शुरू हो गया, अब चैप्टर 1 है, जैसे पॉलिटिक्स इन इंडिया का जो चैप्टर 1 है वो नेशन बिल्डिंग, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, तो वहां पर आपके सामने एक हेडिंग आएगी, उस हेडिंग को आपको लिख लेना है। उसमें और छोटी छोटी हेडिंग्स है, वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। जब आप सिलेबस में जैसे चैप्टर 1 है तो इसके तीनों चारों पॉइंट्स आपने लिख लिए, तो क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर रहेगा कि हाँ इसमें ये एरिया। आपके दिमाग में सिलेबस मतलब आपके पास सिलेबस ना लिखा हुआ होना चाहिए, बल्कि आपके दिमाग में रहना चाहिए पूरा। इस तरह से आप लिखोगे तो क्या होगा, सिलेबस के छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे कि हाँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर है उसका एक ग्रुप बन गया, फिर आगे के चैप्टर्स है उनका एक ग्रुप बन गया। माइंड में जब इस तरह से आपका चैप्टर बन जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, लेकिन आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आएगा। ओके, और कोई भी बड़े एग्जाम की आप प्रिपरेशन आगे भी करेंगे तो आपको यही तरीका फॉलो करना चाहिए। एक बार आपने अगर इस तरह से पढ़ लिया तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी आपकी। ओके, अब आता है एनालाइज लास्ट 2 years क्वेश्चंस। 2022 और 2023 आपके ये जो एग्जाम है पिछले 2 सालों में हुए हैं, उन पर आपकी कैसी कमांड है, आप उनको सॉल्व कीजिए। आपको क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, वो इस YouTube चैनल पर अगली बार जो आएंगे उसमें आपको नीचे लिंक भी होगी और आप क्वेश्चंस का आंसर वीडियोस में देख सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपको यहाँ पर PYQs को अच्छे से देख लेना है और ये पता कर लेना है कि जो मैंने सिलेबस लिखा है उसमें कौन कौन से एरिया से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको खुद को भी ये आइडिया होना चाहिए। जब आप ये कर लेंगे तो आपके सामने एक पूरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा कि हाँ सिलेबस ये है और आपके सामने क्वेश्चंस ये हैं। अब प्रिपरेशन किस चीज की करनी है, मुझे इस एग्जाम को पास करना है, मुझे इस तरह से पढ़ना है, ये अपने आप आपके अंदर आंसर आने लगेगा। फिर अपना वीकर पार्ट्स पहचाने, क्योंकि आपने क्लास 12th में भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो आपको आइडिया है कि मेरा ये पार्ट है वो थोड़ा कमजोर है और यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर मैं इसको बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, बाद में लास्ट में पढ़ूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं 1 वीक दे दूं और इसको अच्छे से पार्ट अच्छा कर लूं, 2 वीक इसमें दे दूं, है ना। ये आप जब करेंगे तो आपका एक पूरा का पूरा बैलेंस बन जाएगा सारे पार्ट्स में। ओके, और उसके बाद में आपको नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स किस तरह के बनाने, अगर कोई बच्चा लिखता है तो 10 गुना ज्यादा याद रहता है, ऐसा स्टडीज कहती है। ओके, और ऐसा मेरे को भी पर्सनली लगता है, जब कोई चीज लिखकर याद करते हैं ना तो हमारा पूरा माइंड कंसंट्रेट हो जाता है एक चीज पर, और उससे क्या होता है ना हमारा कि वो टॉपिक
कहीं ना कहीं हमारा जो लिखा हुआ होता है और जिसे दोबारा हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग वापस वहीं से एक्टिव हो जाता है। तो लिख लिख कर पढ़ने से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, बजाय उसके कि मैंने चैप्टर ले लिया, यूट्यूब वीडियो देख लिया, उससे कुछ नहीं होता है। आपको खुद को एक एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी होगी। ओके, और फिर आप मॉक टेस्ट कीजिए। मॉक टेस्ट आपको कैसे हेल्प करते हैं कि आपने एक चैप्टर 1 कर लिया, अब चैप्टर 1 पर आपने सेक्शनल क्वेश्चन किए है ना, उस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए, तो आपको पता लगेगा। एक वीक बाद करो आप, अगली वीक और करो, टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, 1 घंटा आपको लग रहा है, तो आपका 1 घंटा आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, जो आपने लिख लिख के नोट्स बनाए वो आपका प्रिपेयर हो रहा है। आपको बहुत सारे और चैप्टर भी तैयार करने होंगे, मुझे पता है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन को अगर आसान बनाना है तो आप हमारा ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से आपको करना है कि आपके यहाँ पर आप अगर 3 डोमेन सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज का पेपर की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जनरल टेस्ट भी लेते हैं आप, तो क्या होगा कि आपके पास में 120 डेज मान के चलते हैं। ओके, आज से आपका एग्जाम है। अब आपके इतने दिनों में आप नोट्स भी बना रहे हो, चीजें भी कर रहे हो, ये सारी चीजें कई बार नहीं हो पाती है। तो आपकी प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए हमारा ये जो कोर्स है वो आपको, जो मैंने अभी एक तरीका बताया, उस तरीके में काफी हेल्प करेगा और आप काफी तेजी से क्या कर सकते हैं, अपनी ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है आपको, स्टडी मटेरियल जो मैंने बताया, नोट्स, आपके नोट्स एक तो आप खुद भी बना रहे हो, लेकिन आपको अगर नोट्स बने हुए हैं उसको आप अगर लिख पा रहे हो, आपका स्टडी मटेरियल आपको मिला हुआ है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलेगा और प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि आपके टेस्ट से रिलेटेड चीजें मिलेगी। तो हर चैप्टर को, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है, लेकिन चैप्टर 1 है उसका भी ऐसा ही ओवरव्यू आपके सामने हो, चैप्टर 2 का हो, दोनों बुक्स का हो, तो आपके सामने पूरा का पूरा जो चैप्टर है उस चैप्टर का आपका CUET ओरिएंटेड कंटेंट तैयार हो जाएगा। ओके, और वो कंटेंट आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। आपको पता है 50 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, 200 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा। अब आपके यहाँ पर अगर आप आर्ट से हैं तो आपके सामने हो सकता है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री में से भी आपका कोई सब्जेक्ट हो सकता हो, तो आप यहाँ पर कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इस बैच को आप अगर ज्वाइन करते हैं। अब क्या है कि यूट्यूब पर भी क्लासें मिल रही है, सर हम क्यों लें, हमें क्या जरूरत है पैसे देकर क्लास लेने की। बिल्कुल सही बात है, पहले ऐसा होता था कि कंटेंट नहीं मिलता था, और अब कंटेंट इतना मिल रहा है कि वो आपका टाइम खा जाता है। तो आपको क्या चाहिए, आपको वहां पर एक भरोसा चाहिए, आपको वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप सपोज कीजिए कि आप अगर एक प्लेट में कहीं खाना खा रहे हैं जो फ्री में मिल रहा है, आप उसे फेंक देंगे, लेकिन आप अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्या है ना कि उस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो कि यार मुझे क्या चीज मिली है, उस चीज का हम ध्यान रखते हैं कि आपको क्वालिटी मिले, और उसी की वजह से बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको ये कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, आपको वो सेम टू सेम टेस्ट मिलेंगे। इतनी मेहनत लगती है इन चीजों को बनाने में, इसी वजह से आपको ये जो कोर्स है वो आपको पेड मिल रहा है। ओके, आप यहाँ पर इस YouTube चैनल पर भी फ्री क्लासेस ले सकते हैं, वो तो चल ही रही हैं, लेकिन आप अगर ये चीज लेते हैं तो आप वहां पर गाइडेंस सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। आपका कोई प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व होगा, और आप जो फॉर्म भरेंगे आपके एग्जाम फॉर्म को भरने में, आपकी काउंसलिंग में, वहां पर आपको ये सारी चीजें फ्री मिलेगी। ओके, आपकी काउंसलिंग में भी हेल्प मिलेगी। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और ह्यूमैनिटीज के इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक नंबर विजिबल होगा, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले फ्री ट्रायल ले लीजिए। भाई कोर्स ज्वाइन कर लूं, इतने रुपए दे दूं, लेकिन अगर मेरा एडमिशन मैं इस कोर्स में ले लेता हूं और उसके बाद में मेरे को अगर फर्क नहीं पड़ा तो क्या करूंगा, मुझे पता ही नहीं था ऐसा कोर्स था। इसके लिए ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्पेशल फैसिलिटी रखी है, फ्री ट्रायल क्लास। ओके, ट्रायल कंप्लीटली फ्री है, जिसमें आप 1 घंटे तक एक फैकल्टी के साथ में डिस्कशन कर सकते हो, क्या कुछ डाउट है वो क्लियर कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको हो जाए, उसके बाद में आप चाहें तो अपना एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करें, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मैसेज करें, कॉल करें, और अपने सारे डाउट क्लियर करते हुए अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करें, और आप अपने उस गोल तक पहुंच जाएं जहां तक आपको जाना है। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और भी कोई यूनिवर्सिटी आप अगर चूज कर रहे हैं, अपना कोर्स जो भी है ऑनर्स है या फिर और भी कोई कोर्स है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें। ओके, तो आपको यहाँ पर
इस कोर्स की जो डिटेल है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि आप यहाँ पर 2 ये ले सकते हैं, लैंग्वेज टेस्ट की भी प्रिपरेशन मिलेगी और जनरल टेस्ट की भी प्रिपरेशन मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर लाइव ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टॉपिक टेस्ट और फुल टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर जो स्क्रॉलिंग चल रही है वहां पर भी आपको नंबर दिख रहे हैं, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो और बाकी अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहें। अच्छे से आपके पास जो भी टाइम बचा है उसमें अपनी प्रिपरेशन करते रहें और ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।